बच्चों, हम इस कार्टून से शुरुआत करेंगे। ये कार्टून ब्राज़ील का है, जिसे तानाशाही के लंबे दौर का अनुभव है, जिसका शीर्षक है तानाशाही का छुपा पक्ष। इस कार्टून में किस छुपे पहलू को उजागर किया गया है? क्या हर तानाशाही का एक पक्ष छुपा रहे ये ज़रूरी है? अगर संभव है तो चिले के पिनोशे और पोलैंड के जारूजेल्स्की और नाइजीरिया के सनी अबाचा और फिलीपींस के फर्डिनांड मार्कोस के बारे में ऐसी जानकारी आप इकट्ठी कीजिए। तो आप इसका उत्तर सुनिए सबसे पहले कि ये जो कार्टून है ब्राज़ील का है, जिसे तानाशाही के लंबे दौर का अनुभव है, और इसका टाइटल है तानाशाही का छुपा पक्ष। तो इसका आंसर में पहला प्रश्न क्या है कि इस कार्टून में किस छुपे हुए पहलू का उजागर किया गया? तो बच्चों, इस कार्टून में इस छुपे हुए पहलू को उजागर किया गया है कि तानाशाह लोगों के सामने हम अपना लोकप्रिय चेहरा प्रस्तुत करता है। जो तानाशाह होता है ना, वो लोगों के सामने अपना लोकप्रिय चेहरा प्रस्तुत करता है, किंतु उसके पीछे उसके मित्रों, सहयोगियों और पारिवारिक लोगों की एक ऐसी फौज होती है जो लोगों पर अत्याचार करती है और उनका शोषण करती है। समझ में आया? तो तानाशाह खुद तो फेमस है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो उसके लोग हैं वो अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्या हर तानाशाही का एक पक्ष छुपा रहे ये ज़रूरी है? तो नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तानाशाही के लिए यह आवश्यक नहीं है उसका एक चेहरा छुपा हुआ हो। यदि वह अपनी क्षमता और शक्ति का उपयोग जनता की भलाई के लिए करता है ना तानाशाह, तो उसे किसी चेहरे को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अनेक तानाशाह जो सरेआम अत्याचार करते हैं, उन्हें भी किसी छुपे चेहरे की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए आप हिटलर का नाम सुन सकते हैं। आप जानते ही है, हिटलर को किसी के सामने अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, फिर देखिए तीसरा प्रश्न। पहले अध्याय में तीसरा प्रश्न क्या है कि पहले अध्याय में जिन तानाशाहों का जिक्र हुआ है उनके बारे में ऐसी जानकारियां जुटाने के लिए बोला है इसने, है ना? ठीक है, जैसे चिले के पिनोशे और पोलैंड के जारूजेल्स्की, नाइजीरिया के सनी अबाचा, फिलीपींस के फर्डिनांड मार्कोस, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सुनिए कि इससे पहले एक पार्ट और था, और उसमें एक जनरल अगस्टो पिनोशे था। ये चिले का है, ये पिनोशे। इसका पूरा नाम बच्चों जनरल अगस्टो पिनोशे था। चिले में सैनिक तख्ता पलट द्वारा सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, इसने सबसे पहले सैनिक तख्ता पलट हुआ और इसने सरकार प्राप्त की। रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया तथा राष्ट्रपति आयंदे की हत्या हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटे को कैद कर लिया गया था। लोकतंत्र के जो समर्थक हैं, जो लोकतंत्र चाहते थे, 3000 ऐसे लोगों की जो लोकतंत्र चाहते थे, उनकी हत्या करवा दी गई। हजारों लोग किडनैप हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये बताती है कि तानाशाही का चेहरा कितना डरावना हो सकता है। पिनोशे सत्ता पर अधिकार करने के बाद लोकतंत्र समर्थकों पर बिना किसी छुपे चेहरे के अत्याचार करता रहा। इसलिए वो एक प्रकार से जो है एक तानाशाही का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ऐसे व्यक्ति का चेहरा छुपा हुआ नहीं रह सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नाइजीरिया के सनी अबाचा की। तो नाइजीरिया का जो सनी अबाचा है, ये मानव अधिकारों का दोषी था। ये मानव के अधिकारों का दोषी था। उसने सामाजिक कार्यकर्ता और एक व्यक्ति और एक कवि केन सार, इन दोनों को विचारों को फांसी पर लटका दिया। तो ये मानव अधिकारों का दोषी था। उसने अपने विरोधियों की सामूहिक हत्या करवा दी थी। उसने देश में चुनाव ही नहीं कराए, लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। तो ऐसा था ये नाइजीरिया का सनी अबाचा। ये भी अपनी तानाशाही का ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और फर्डिनैंड मार्कोस भी ऐसा ही है। इसने भी इसी प्रकार से सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी और तानाशाही का एक बहुत बड़ा उदाहरण इसने पेश किया। समझ में आया आपको? तो अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के पक्ष, लोकतंत्र के तर्क। उससे पहले आप एक और प्रश्न है वो देखिए। वो ये है कि
इसके बारे में ये है कि लोकतंत्र की बात ये कर रहा है ना, लोकतंत्र की बात कर रहा है ये कार्टून। देखिए आप, अगर हमारा अगला कार्टून क्या कहता है कि अगर भारत लोकतंत्र नहीं अपनाता तो क्या हुआ होता, ऐसी स्थिति में हम एक राष्ट्र बने रह सकते थे क्या? इसका उत्तर क्या होना चाहिए आप सुनिए। यदि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य नहीं होता, है ना, तो यहाँ तानाशाही होती या फिर सैनिकशाही होती, या अनेक छोटे छोटे राजतंत्र होते और छोटे छोटे राजा अपने आप को महान राजा समझ बैठते, और हमारा जो देश है वो शायद रियासतों में बटा हुआ रहता, और हम कभी भी एक राष्ट्र बनकर नहीं रहते। सभी रियासतें और राजा लोग ही देश के शासन को अलग अलग तरीके से चलाते। ठीक है, तो भारत अगर लोकतंत्र नहीं होता भारत में, तो सैनिक शासन या देसी रियासतों का अधिकार इस पर होता। ठीक है, फिर देखिए एक कार्टून और है। ये कार्टून कनाडा के 2004 के संसदीय चुनाव के ठीक पहले बना था। इस कार्टूनिस्ट समेत सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी ही एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, पर जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। ये कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है या लोकतंत्र के पक्ष में बात करता है, समझाइए। तो बच्चों, दिखाए गए इस कार्टून में ये बात बताई गई है कि जो वोटर होते हैं ना, मतदाता, वो शासक पार्टी लिबरल पार्टी के प्रति गुस्से में थे। मतलब वो लिबरल पार्टी नहीं चाहते थे। मतदाता वोट देने वाले लिबरल पार्टी के लिए गुस्से में थे। उसने लिबरल पार्टी के खिलाफ वोट दिया, सब मतदाताओं ने, जिससे क्या हुआ, जब मतदाताओं ने इस पार्टी के खिलाफ वोट दिया तो ये पार्टी जो है वो हार गई। ये कार्टून लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देता है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता ये निर्णय करता है कि पार्टी किसकी होगी, है ना, वो पार्टी सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी, इसका निर्णय करता है। इसमें जनमत का आदर किया गया है बच्चों, इसलिए ये प्रश्न जो है, ये कार्टून जो है कनाडा का, ये लोकतंत्र के पक्ष में बना हुआ है। फिर आप एक और कार्टून देखिए। कार्टून है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का ये चर्चित कार्टून देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है। दीवार पर बने चित्रों में से आप किन किन को पहचानते हैं? क्या देश के बहुत से आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोचते हैं? ये आप कार्टून देखो। क्या देश के लोग इसी तरह सोचते हैं? इसके बारे में हम बता रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार ये कार्टून क्या कहना चाह रहा है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि दीवार पर बने चित्रों में से आप किन किन चित्रों को पहचानते हैं। आप चित्र देख रहे हैं कार्टून में, तो दीवार पर बने सभी चित्रों को पहचाना जा सकता है। ये चित्र जो है आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह है, जगजीवन राम है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी, वीपी सिंह है, चंद्रशेखर है, नरसिंहा राव है, देवेगौड़ा है और अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है, सेकंड प्रश्न क्या है इसका कि क्या देश के बहुत से आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोचते हैं? तो इस कार्टून की अगर हम बात करें तो भारत के स्वतंत्रता के 50 गौरवशाली वर्ष पूरे हो चुके हैं, और टेलीविज़न से भाषण और उसके सामने कुर्सी पर आम आदमी को सोते हुए दिखाया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना चित्र में, आम आदमी सो रहा है। इन सब चित्रों के सामने आम आदमी जो है वो सो रहा है। तो क्या बात करता है ये कि आम आदमी सोते हुए अब तक सभी प्रधानमंत्रियों को देख रहा है। आम आदमी सोते हुए अब तक सभी प्रधानमंत्रियों को देख रहा है और सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा दिए गए भाषण में समानता देखता है। देश में अब तक बहुत विकास हुआ, लेकिन अभी भी अनेक समस्याएं जैसे गरीबी, पीने का पानी, आवास, भोजन, विद्यालय, अस्पताल, इन सब की आज भी कमी है। लेकिन सभी नेता जो है आते हैं और एक ही जैसा भाषण देते हैं और वही सारी समस्याओं पर बात करते हैं। देश के बहुत से आम आदमी भी वास्तव में इसी तरह ही सोचते हैं।
तो ये सही बात है, सभी इसी तरह सोचते हैं। फिर एक और कार्टून है, वो कहता है कि मेरे गांव में ग्राम सभा की बैठक कभी नहीं होती, है ना। तो ये कैसा लोकतंत्र है? तो भाई यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ग्राम सभा की बैठक होती है, ग्राम पंचायत के कार्यों पर चर्चा होती है और एक निश्चित अंतराल में, एक समय अवधि के अंदर अंदर ये सभी होना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? फिर आप एक और क्वेश्चन है, एक कार्टून और है, ये क्या कहता है आप देखिए इसको। अब हम आगे से जहां हमने छोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देखिए आप। चीन में 1958 में एक अकाल पड़ा था, जो इतिहास का सबसे डरावना अकाल था। ठीक है, सबसे डरावना अकाल था ये। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे और उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरीके से काम किया, वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस की। ठीक है, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय व्यवस्था होती या विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। ये उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ पद्धति शासन बताने वाली विशेषताओं में से एक बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। ठीक है, क्योंकि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है ना, वो लोगों की ज़रूरत पर ध्यान भी दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। ये सब सरकार चलाने के तरीके हैं, उनकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि शासन करने वाला आम लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे। तो एक और विशेषता आती है हमारे लोकतंत्र की कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोल रही हूँ मैं कि दूसरों से बेहतर है ये, क्योंकि शासन देने वाला शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसमें जवाब दिया जाता है, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो उसके लिए जनता आपसे जवाब मांगेगी। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा होती है। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र और गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। तो आपके सामने एक नई बात आती है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। समझ में आया आपको? लोकतंत्र जो है वो बेहतर फैसले